हेलो बच्चों, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा सांख्यिकी की किताब और उसका पार्ट 2 अब हम आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, पार्ट 1 में हमने इसको बहुत सारी चीजें इस चैप्टर की पढ़ ली थी। अब पार्ट 2 में देखो आपके लिए क्या क्या है। डेटा इकट्ठा करने के दो और तरीके। वहां पे आपने प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा था ना फर्स्ट वीडियो में। यहाँ पे दो और विधियां, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। बहुत 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 सरल विधि, ध्यान देना बेटा। अगर आप किसी क्षेत्र में जाते हो और उस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जितने भी सूचना प्रदाता हैं, सपोज पॉपुलेशन में 10,000 लोग हैं और आप पूरे 10,000 लोगों का सर्वे करते हो, पूरे 10,000 लोगों से आंकड़े लेके आते हो, तो ये क्या है? ये है जनगणना विधि। वहीं पे प्रतिदर्श विधि क्या कहता है कि ये रहा आपका पॉपुलेशन, ये रही जनसंख्या, ये रहे बहुत सारे लोग, और आपने क्या किया? आपने सबसे नहीं, इनमें से कुछ लोगों को एज अ सैंपल चुन लिया आपने। सपोज ये कुछ लोगों को आपने चुना और इन चुनिंदा लोगों से बस आपने आंकड़े इकट्ठा किए जो आपने चुना है। तो ये क्या विधि है? ये है प्रतिदर्श विधि। बिल्कुल साफ। अगर सभी मदों से आंकड़े इकट्ठा करोगे तो जनगणना, और कुछ चुने हुए लोगों से आंकड़े इकट्ठा करोगे तो प्रतिदर्श। देखो क्या लिखा हुआ है, जनगणना विधि वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान, अनुसंधान मतलब क्षेत्र जहां से आपको सूचना चाहिए, से संबंधित समग्र या जनसंख्या के प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। सुन गए आप? सभी मदों से आंकड़े इकट्ठा करोगे और निष्कर्ष निकालोगे तो जनगणना। इधर क्या लिखा है, ध्यान देना। प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसमें प्रतिदर्श अर्थात किसी समग्र के प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मतलब सभी से आंकड़े इकट्ठा नहीं किए जाते, छोटे समूह से आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। कर लो स्क्रीनशॉट, दोनों का मीनिंग आपको क्लियर है। कर लिया? चलते हैं। देखो बच्चा क्या है आगे आपके पास, जनगणना विधि के प्रमुख गुण। क्या क्या गुण है जनगणना विधि में? पहला, विश्वसनीयता तथा शुद्धता होती है। जनगणना विधि सभी लोगों से आपने आंकड़े इकट्ठा किए तो विश्वसनीय, भरोसे लायक होगा और शुद्ध विधि होगी। अगला देखो, पक्षपात की कम संभावना होती है जनगणना विधि में। क्यों? क्योंकि आपने किसी भी मद को छोड़ा नहीं है, सभी से सूचना ली है, तो सबको ये लगेगा कि हमारे साथ बराबर ट्रीटमेंट की गई है, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तीसरे पॉइंट की तरफ देखो क्या लिखा हुआ है कि आपको विस्तृत सूचना मिलेगी, मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा। वजह बहुत साफ कि आपने किसी को छोड़ा नहीं, तो हर बंदे से सूचना मिली, तो विस्तृत सूचना है। उसके अलावा मिश्रित अनुसंधान का अध्ययन, ये भी मतलब का पॉइंट है, आप छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है। 3 पॉइंट याद रखो, कभी भी गुण अवगुण की बात हो किसी भी मेथड की तो 3 बातें रखे। जैसे देखिए आप, जनगणना विधि से क्या 3 गुण मिले आपको? पहला गुण ये मिला कि विश्वसनीय विधि होती है, भरोसा कर सकते हो आप इस पे। पक्षपात की संभावना कम है क्योंकि सभी लोगों से सूचना एकत्रित की आपने, और सूचना जो मिलेगी वो विस्तृत होगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। कमियां क्या है देखो जरा। सबसे पहली कमी खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि क्यों? क्षेत्र अगर बड़ा है, हर व्यक्ति से आपको मिलना है, तो बहुत ज्यादा आपको गणक ढूंढने पड़ेंगे, एनुमिनेटर, जो अनुसंधानकर्ता की मदद करने वाले लोग होते हैं। देखो पॉइंट अगले में लिखा भी है, एक तो खर्चीला है और दूसरा मानव शक्ति, लोगों की जरूरत आपको बहुत ज्यादा होगी क्योंकि पूरा एरिया कवर करना है, एक एक व्यक्ति से मिलना है। और अगला देखो, विशाल अन्वेषण के संबंध में अनुपयुक्त है। अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़े क्षेत्र में अगर आपको सर्वे करना है तो पागल हो जाओगे जनगणना विधि लगा के, तो इसलिए कहा कि बड़े एरिया में ये मेथड उपयोगी नहीं है। अब आ जाओ जरा देखो प्रतिदर्श विधि। प्रतिदर्श विधि क्या था याद है ना? सभी से सूचना नहीं लेंगे, कुछ लोगों को चुनेंगे और बस उन्हीं लोगों से सूचना लेंगे, है ना? तो देखो प्रतिदर्श विधि में क्या कमियां है, पहले इसके गुण क्या है? कम खर्चीला। जनगणना विधि की कमी क्या थी? ज्यादा खर्चीला। इसकी अच्छाई क्या है? ये कम खर्चीला है। ठीक है, क्यों कम खर्चीला? क्योंकि सभी लोगों से मिलना नहीं है, समय की भी बचत होगी, समय भी कम लगेगा, कम टाइम में, है ना? और गलती की पहचान करना आसान हो जाता है। वजह क्या है देखो मैं बताता हूं। जो प्रतिदर्श विधि है वो एक वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है। साइंस कहता है कि कभी भी किसी भी चीज की स्टडी करनी है तो समग्र का अध्ययन मत करो, एग्रीगेट की स्टडी मत करो, कुछ सैंपल निकाल लो और उसकी स्टडी करो। और जब सैंपल के बिहाफ पे आप स्टडी करोगे तो क्या होगा? गलती को पहचानना आसान होगा। अगली अच्छी बात क्या बोल रहा है कि विशाल क्षेत्र में जब एरिया बड़ा हो तो वहां पे ये विधि लग जाएगी। देख लो 3
4 गुण है, चारों की पहचान कर लो। पहला क्या बोला मैंने आपको, कम खर्चा आएगा, समय बचेगा, गलती को ढूंढना आसान, एक पॉइंट याद रख लो, वैज्ञानिक तरीका है ये और बड़े क्षेत्र में ये उपयोगी होता है। चलो अवगुण में देखो क्या है, पक्षपात पूर्ण विधि है। पक्षपात कैसे, सपोज 10 लोग हैं और आप गए वहां पे प्रतिदर्श विधि लगाने, तो आपने 10 में से 2 से पूछा और 8 से नहीं पूछा, तो उन 8 को ऐसा लग सकता है कि हमारे साथ पक्षपात हुआ, या वो 2 जिनसे आपने आंकड़े पूछे उनको ऐसा लग सकता है कि हमारे साथ क्या हुआ, भेदभाव हुआ, कि हमसे ही क्यों पूछा गया। तो पक्षपात होता है। अशुद्ध निष्कर्ष, जो कंक्लूजन आएगा वो कम शुद्ध आएगा। वजह क्या है, वजह ये कि आपने सभी लोगों से आंकड़े इकट्ठा नहीं किए, तो निष्कर्ष अशुद्ध हो सकता है। उसके अलावा अगली बड़ी समस्या कि प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई आती है। जब आप सैंपल बनाने जाओगे, 10,000 लोग हैं और 10,000 लोगों में से आपको 100 सैंपल चुनने हैं। अब ऐसे 100 लोग आप कैसे चुनोगे जो आपको जिस टॉपिक पे सोचना चाहिए उससे संबंधित परफेक्ट नॉलेज उनके पास होगी। तो ऐसे लोगों का चुनाव करने में बड़ी मुश्किल होती है। कहने का मतलब कि सैंपल को चुनना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखें कि जर्नली जो आपका प्रतिदर्श विधि है उसे सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो उस सर्वे के फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो, विशिष्ट ज्ञान रखते हो, वही लोग आपका प्रतिदर्श विधि लगा सकते हैं। आओ देखो जी, अगला टॉपिक, प्रतिदर्श की आवश्यकता तत्व, मतलब कि जो प्रतिदर्श विधि होता है, जो सैंपलिंग मेथड होता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आवश्यक तत्व क्या है। पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये कि प्रतिदर्श कैसा हो, प्रतिनिधित्व करने वाला हो। समझ गए मेरी बात। 100 लोग हैं, उसमें आप सैंपलिंग लगाना चाहते हो। अब 100 में से आपने 5 लोग चुना, लेकिन वो 5 लोग उस पूरे 100 लोग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपने अच्छा सैंपल नहीं बनाया। एक बात बताओ, जब क्लास में मॉनिटर चुना जाता है तो किसको चुना जाता है, एक ऐसा बंदा जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दे, है ना। सपोज करो मैं आपकी क्लास में सर्वे के लिए आया, देखने के लिए आया, इंस्पेक्शन करने के लिए आया कि आपकी कॉपी पूरी है या नहीं है, तो मैं कैसे लोग चुनूंगा, ऐसे कुछ अच्छे भी चुनूंगा, कुछ बुरे भी चुनूंगा, ताकि मुझे पूरी क्लास का आइडिया लग जाए। तो प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिदर्श चुनना है। देखो क्या लिखा है, प्रतिदर्श इस प्रकार का होना चाहिए कि वह सांख्यिकी के समूह की सभी विशेषताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व करे। मतलब कि उस समूह में जितनी भी विशेषताएं हैं, उस ग्रुप में जितने भी फीचर्स हैं, वो सब आपका सैंपल शो कर दे, ऐसा सैंपल आपको चुनना है। अगली बात, जो आप सैंपल चुनोगे, जो आप प्रतिदर्श चुनोगे, वो स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र मतलब किसी और मद पर, किसी और आइटम पर वो डिपेंडेंट, निर्भर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली बात कि आपको जो प्रतिदर्श चुनना है उसमें सजातीयता, होमोजेनिटी हो, मतलब समरूपता हो। यदि किसी सांख्यिकी के समूह में 2 या 2 से अधिक सैंपल छांटे जाएं तो उनमें समानता होना चाहिए, अर्थात उनकी विशेषताएं एक जैसी ही होनी चाहिए। कोई जनसंख्या है, उसमें आपने सैंपल चुना, तो सैंपल ऐसे लेने हैं जिनमें सजातीयता कॉमन हो, वो अलग अलग विशेषताओं के ना हो। और अगली बात कि आपको सैंपल पर्याप्त चुनना है। सपोज करो 10 लाख का पॉपुलेशन है, इसमें आपको सर्वे करना है, सैंपलिंग लगाना है, तो क्या आप 100 लोगों को एज अ सैंपल चुनोगे? ये तो गलत हो जाएगा ना। 10 लाख लोग अगर हैं तो कम से कम 50-60 हजार लोग तो आपको सैंपल में लेने पड़ेंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लो 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, और अब अगर आप सैंपलिंग लगा रहे हो और आपने 800 लोगों को सैंपल में चुना, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सैंपल जो है वो पर्याप्त मात्रा में हो, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये आपके पास क्या था, ये था आपके पास कि जब आप सैंपल चुनने जाते हो, ठीक है, जब आप सैंपल चुनने जाते हो तो उसमें क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए, सैंपल में प्रतिदर्श में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व करने वाला सैंपल हो। जब आपने जनसंख्या के समूह में से कुछ सैंपल चुना तो वो सैंपल प्रतिनिधित्व करने वाला हो, मतलब पूरे समूह की विशेषता बताने वाला हो। स्वतंत्र होना चाहिए, कोई भी मद किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सजातीयता, सजातीयता का मतलब है कि जितने भी सैंपल चुने सब एक ही विशेषता वाले होने चाहिए। और पर्याप्त सैंपल चुनना है आपको, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। आगे आओ, देखो क्या है बच्चों, प्रतिदर्श की विधियां,
जब आप प्रतिदर्श विधि से सैंपल चुनने जाओगे तो उसमें कई अलग अलग तरीके हैं। तो ये देखो कितने तरीके हैं आपके पास, टोटल 6 तरीके हैं। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला तरीका क्या है। सबसे पहले तरीके के नाम पे ध्यान दो, यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिदर्श, रैंडम सैंपलिंग, वेरी वेरी सिंपल। रैंडम वर्ड आपने पहले भी सुना है, यादृच्छिक वर्ड आपने पहले भी सुना है। 10वीं क्लास की मैथ्स में प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में आप जब जाते थे तो वहां पे एक लाइन लिखी होती थी कि एक थैला है, एक बैग है, जिसमें 5 व्हाइट बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है ना, और मान लो 2 रेड बॉल है। तो रेड बॉल को रेंडमली निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता बताइए, है ना। तो रेंडमली का मतलब होता है बिना देखे, जब हमें भी नहीं पता कि कौन सा चीज चुना जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, यादृच्छिक, रैंडम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें सभी मदों के चुने जाने के अवसर क्या होंगे, समान। क्यों होंगे समान? क्योंकि जो चुनने वाला व्यक्ति है उसको खुद को भी नहीं पता कि प्रतिदर्श में क्या आने वाला है। देखो जरा, यादृच्छिक प्रतिदर्श वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के अवसर समान होते हैं। सुन लिया आपने, हर आइटम के चुने जाने के अवसर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और बच्चे इसके अंदर 2 विधियां हैं, यादृच्छिक के अंदर 2 विधियां हैं। पहला क्या है जरा देखो, लॉटरी मेथड। पहला है लॉटरी मेथड और दूसरा क्या है, यादृच्छिक संख्याओं की तालिका। लॉटरी मेथड में क्या होता है बेटा, सपोज करो 100 लोगों में से आपको 5 लोग चुनना है, तो 100 लोगों के नाम की आप पर्चियां बनाओ, पर्चियां बना के फोल्ड कर करके बॉक्स में डाल दो, और 5 चुनना है ना, तो कोई बाहर वाला बंदा बुलाओ जो इसमें से आएगा, 5 पर्चियां चुन लेगा, और जो भी 5 वो चुनेगा वही आपकी सैंपल में काउंट हो जाएंगी। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, सबके आने के अवसर समान थे ना, है ना। तो भाई यही होता है यादृच्छिक प्रतिदर्श में, हर मद के चुने जाने के अवसर क्या होते हैं, समान। और यादृच्छिक के अंदर मेथड कितने, लॉटरी मेथड और टेबुलर मेथड। लॉटरी मेथड कैसे काम करता है चल गया पता, सभी मदों के नाम की पर्चियां बनेंगी, वो पर्ची फोल्ड होगी, फोल्ड होके एक बॉक्स में डालोगे, आप मिक्स करोगे, कोई बाहर वाला बंदा बुलाओगे, जितनी पर्चियां चुननी है उतनी पर्चियां निकलवा लो, बस सैंपलिंग हो गई, सैंपल बन गया। चलो, यादृच्छिक संख्याओं की तालिका, इसमें साफ लिखा है कि 0 to 9 तक के नंबर का यूज करके आपको तालिका बनानी है, टेबल बनाना है, और उस टेबल की मदद से आपको प्रतिदर्श का चुनाव करना है। चलिए इसको देख लीजिए आप। उसके बाद बच्चे कई सारे मेथड है, तो उसमें से पहला हो गया रैंडम सैंपलिंग। सुन लिया आपने, क्या होता है, हर मद के चुने जाने के अवसर कैसे हैं, समान है। हर मद के चुने जाने के अवसर समान है। और उसके बाद इसमें 2, लॉटरी और टेबुलर। लॉटरी में क्या है, हर मद के नाम की पर्ची बनेगी, फोल्ड करोगे, बॉक्स में डाल के मिक्स करोगे, बाहर का कोई बंदा बुलाओगे, कुछ पर्चियां चुनवाओगे जितने सैंपल चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से लेके 9 तक के नंबर का यूज करके आप टेबल बना रहे हो। चलो, इस मेथड के गुण अवगुण बच्चों मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई देखो, ये जो सैंपलिंग मेथड है, प्रतिदर्श विधि, उसकी जो विधियां हैं उसके गुण अवगुण पूछे जाने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, बट फिर भी हम आपके लिए लेके आए, आप स्क्रीनशॉट कर लो, 2-2, 3-3 गुण अवगुण सबके याद करते रहना। तो जो यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि है, रैंडम सैंपलिंग मेथड, उसके यहाँ पे 4 गुण हैं और जो है 3 आपके पास 2 जो है वो अवगुण है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। देखो क्या क्या है, मैं इसके पढ़ देता हूं, आगे किसी के नहीं पढ़ के दूंगा। देखो, इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं होती, अच्छी बात, सबके चुने जाने के अवसर समान है तो कोई पक्षपात नहीं होगा। समग्र की प्रत्येक इकाई के चुनाव के समान अवसर होते हैं, अच्छी बात। प्रतिदर्श की शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब बिल्कुल शुद्ध तरीका है, और यह एक सरल विधि है। ये अच्छी बातें हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श की। बुरी बातें क्या है, यदि प्रतिदर्श का आकार छोटा है तो इस विधि द्वारा सांख्यिकीय समूह का उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। अगर आकार छोटा है तो आपको यादृच्छिक प्रतिदर्श नहीं लगाना चाहिए। यदि सांख्यिकीय समूह में कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका प्रतिदर्श में शामिल होना आवश्यक है, मान लो कोई आइटम ऐसा है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको उसको सैंपल में लेना ही था, तो भैया ये मेथड मत लगाना, क्योंकि इस मेथड में आने के, हर आइटम के आने के अवसर क्या है, समान है। और अगर आपने ये मेथड लगा दिया तो वो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको लेना ही था, वो इंपॉर्टेंट मद जो आपको लेना था सैंपल में, वो आपसे छूट जाएगा। तो भाई 2-2, 3-3 गुण अवगुण आप हर विधि के याद रखें। चलें आगे, स्क्रीनशॉट कर लिया इसको। चलिए आगे देखो क्या है अगला, सविचार विधि। सविचार विधि वेरी सिंपल, विचार समझते हो ना, अपनी सोच के अनुसार। देखो, इस विधि, यह वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधान करता समग्र में से अपनी
इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयों को चुन लेता है जो उनकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। सुन लिया? अरे यार वर्ड पे चले जाना। विचार मतलब सोच समझ के। इस विधि में अनुसंधान करता अपने विचार के अनुसार जो उसको सही लगेगा उन मदों को वो क्या करेगा, एज अ सैंपल चुन लेगा। ठीक है, प्रतिदर्श में चुन लेगा। गुण अवगुण आप खुद पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलें चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, मिश्रित विधि। इसमें क्या होता है भाई, मिश्रित विधि में क्या होता है देखो जरा। प्रतिदर्श की यह विधि उस समय अपनाई जाती है जब किसी समय की इकाई एक समान ना हो, विभिन्न विशेषताओं वाली हो। मतलब अगर जो आपका समग्र है, समग्र जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग विशेषता की चीजें हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि इस विधि के अंतर्गत समग्र की इकाइयों को उनकी विशेषताओं के अनुसार विभिन्न भागों में, स्ट्रेटा कहते हैं, बांट लिया जाता है और फिर प्रत्येक भाग में यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है। देखो पहली बात तो ये समझो कि जो विधि है जिसका नाम स्तरित या मिश्रित प्रतिदर्श है, इसमें क्या होता है, आपके पास समग्र है, उसमें कई विशेषताओं के लोग हैं। सपोज करो मेरे पास 1000 बच्चे हैं और वो 1000 बच्चों में से कुछ बच्चे 9th क्लास के हैं, कुछ 10th के हैं, कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, अलग अलग विशेषताओं के लोग, और मुझे सब में से कुछ ना कुछ लोग चुनने। तो मैं क्या करूंगा, सबको उनकी विशेषताओं के बिहाफ पर पहले अलग अलग समूह में बांट दूंगा। समूह को स्ट्रेटा बोलते हैं, याद रखना। अलग अलग भागों में बांट दूंगा। बांट दिया, 9th के बच्चे उधर कर दिए, 10वीं के इधर, 11th के इधर, 12th के इधर। और अब हर समूह में जाऊंगा और यादृच्छिक प्रतिदर्श मतलब रैंडम सैंपलिंग लगा के कुछ लोगों को, जितने लोग मुझे सैंपल में चाहिए उतने लोगों को चुन लाऊंगा। सपोज मैं गया और यादृच्छिक प्रतिदर्श लगा के 9 लोग, 10 लोग 9th से चुन लिए, ऐसे ही 9-10 लोग 10th से चुन लिए, ऐसे ही 9-10 लोग 11th से और 12th से। ठीक है, समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। समूह मिलेगा आपको, जनसंख्या मिलेगी, उसे पहले अलग अलग भागों में बांट दो और बांटने के बाद हर भाग में से आप यादृच्छिक रूप से आप कुछ चीजों को निकाल लो। ये है आपके पास मिश्रित विधि। चले आगे। अब उसके बाद इसके गुण अवगुण आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आप देख लीजिए एक बारी, इसे आप देखेंगे। गुण कर लिया, अवगुण भी कर लो। ठीक है, चलो 2-2, 3-3 ध्यान रखने हैं। व्यवस्थित प्रतिदर्श, आइए अगले पे। व्यवस्थित प्रतिदर्श, ये सब किसके टाइप है, ये सब सैंपलिंग प्रतिदर्श विधि के टाइप हैं। देखो क्या लिखा है, व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि में समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक, भौगोलिक अथवा वर्णात्मक आचार पर क्रमबद्ध कर लिया जाता है। उनकी विशेषताओं पर पहले से व्यवस्थित कर लेते हैं, भौगोलिक जगह के नाम के आधार पे, या फिर मान लो वर्णात्मक संख्या के आधार पे, अल्फाबेट्स के बिहाफ पे, जिस भी विशेषता, कोई भी विशेषता के बिहाफ पे पहले उसे अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है। इसमें से प्रतिदर्श की पहली इकाई का चुनाव करके यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त किया जाता है। सुना आपने, क्या कह रहे हैं, व्यवस्थित विधि, सिस्टमैटिक मेथड है। आपको जनसंख्या को अलग अलग समूह में बांट देना है, कौन से आधार पे, उनकी विशेषताओं के आधार पे बांट दिया। और अब सब में से जो उसकी पहली इकाई है वो चुन लेनी है, पहला आइटम ले लेना है और वही पहला आइटम आपका क्या बन जाएगा, सैंपल बन जाएगा। ठीक है, बेमतलब का मेथड आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया, बट आप फिर भी इसे देख लीजिए। ये रहा डेफिनेशन, गुण अवगुण, आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा रीड करके चले जाइएगा। बस मीनिंग मैंने बता दिया है। पहले आपको व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करने के बाद सब में से जो पहला आइटम है वो आपको चुन लेना है। चलिए, इसके बाद कोटा, ये वाला मेथड आता है। जरा देखो क्या है कोटा, इसमें क्या होता है, इस विधि में जनसंख्या को इकाइयों की विशेषता के आधार पर विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। तो आपने पहले भी बांट लिया था, जो पिछला मेथड था स्तरित मेथड, उसमें भी अलग अलग भागों में बांटा था और फिर हर भाग में जाके आपने क्या किया था, सैंपलिंग मेथड लगा दिया था, है ना, प्रतिदर्श विधि। फिर क्या, रैंडम सैंपलिंग, यादृच्छिक प्रतिदर्श। इसमें भी क्या बोला इन्होंने कि पहले अलग अलग विशेषताओं के आधार पर ग्रुप बना दिया जाएगा। इन विभिन्न भागों का कुल जनसंख्या में अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है और इसके गणक मतलब जो एनोमिनेटर है वो यह बता दिया जाता है कि उन्हें किस भाग में से कितनी इकाई चुननी है। ठीक है, और जाकर प्रतिदर्श इकाइयों का अभियंत या कोटा निश्चित कर लिया जाता है। बहुत सिंपल। ये रहा पॉपुलेशन, जनसंख्या। आपने जनसंख्या को अलग अलग समूहों में बांट दिया, एक ग्रुप ये निकाल दिया, एक आपने ये निकाल दिया, एक आपने सपोज करो ये निकाल दिया। ये पहला ग्रुप था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आपने अपनी जनसंख्या को अलग अलग समूहों में बांट दिया, 6 ग्रुप बना दिए।
अब 6 ग्रुप बनाने के बाद आपने पहले ही निर्धारित कर लिया कि कौन से ग्रुप से कितने लोग लेने हैं। जैसे आपने डिसाइड किया कि पहले ग्रुप से मैं 5 लोग लूंगा, दूसरे ग्रुप से मैं 4 लूंगा, तीसरे से मैं 10 लोगों को लूंगा, ठीक है, चौथे से मैं 5 लोग लूंगा, छठे ग्रुप से मैं 10 लोग लूंगा। आपने इस तरीके से डिसाइड कर दिया। अब आप जाइए हर ग्रुप में से अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ सैंपल को निकाल के ले आइए, बात खत्म। इसी को आप कोटा विधि कहते हो, ठीक है। कोटा या अभ्यंश प्रतिदर्श विधि में क्या होता है, हम समूह को हम समग्र को विभिन्न विभिन्न समूहों में बांट देते हैं और फिर सभी समूह से अपनी इच्छा अनुसार जितने भी हमें इकाइयां चाहिए, जितने भी हमें यूनिट चाहिए सर्वे के लिए, उतनी ही इकाइयों को हम निकाल लेते हैं। कर लीजिए स्क्रीनशॉट इसको। चलिए उसके बाद सुविधा अनुसार, बिल्कुल नकली मेथड, नाम पे जाइए। सुविधा अनुसार, अनुसंधानकर्ता को जो विधि सबसे ज्यादा सुविधा अनुसार लगेगी, अनुसंधानकर्ता को जिस मद को देख के लगेगा कि ये वाले आइटम को तो मुझे सैंपल में लेना चाहिए, प्रतिदर्श में लेना चाहिए, उसी को वो एज अ सैंपल ले लेगा। ये है आपका कन्वीनियंट मेथड या सुविधा अनुसार विधि। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सुविधा अनुसार, जो उसको सबसे आसान लगेगा कि यार इस विधि से मुझे सैंपल लेना चाहिए, या मुझे इस आइटम को तो सैंपल में लेना ही है, मैं इसको ले लेता हूं, तो उसको वो सेलेक्ट कर लेगा एज अ सैंपल, और इस विधि को बोला गया सुविधा अनुसार विधि, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा, ठीक है। किन किन बातों को देख के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन किन बातों को देख के आपको पता चलेगा कि ये रिलायबल सैंपल था या नहीं था। देखो सबसे पहला साइज ऑफ सैंपल, प्रतिदर्श का आकार। आप बताओ, आपने सैंपल बनाया, 1000 लोग थे और उसमें से सैंपल में 5 लोगों को चुना, तो बहुत छोटा सैंपल लिया आपने, तो इस तरीके के सैंपलिंग पे आप कम भरोसा कर पाओगे। अब 1000 लोगों में से देखो ना, 1000 लोगों में से अगर आप 5 लोग को सैंपल में लेते हो तो बहुत छोटा सैंपल है, तो इस आंकड़ों पर भरोसा कम होगा। अब 1000 में से अगर आप 200 के करीब लोगों को एज अ सैंपल ले लेते हो तो ये बड़ा सैंपल है, तो इस पे भरोसा ज्यादा होगा। सिंपल सी बात, अगर सैंपल का साइज, प्रतिदर्श का आकार छोटा है तो हम कम भरोसा कर पाएंगे, और आकार बड़ा है तो हम ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। उसके बाद विधि, भाई कई सारे मेथड थे डेटा इकट्ठा करने के। अब मान लो आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू करके आए हो, आप प्रत्यक्ष रूप से जाके हर व्यक्ति से मिलकर आए हो, आंकड़े लेके आए हो, तो ये जो आंकड़े हैं ये ज्यादा भरोसे के लायक है। अच्छा मान लो आप द्वितीयक आंकड़े लाए हो, सेकेंडरी डेटा किसी और ने इकट्ठा किया था उससे आप मांग के लेके आ गए, तो ये जो है कम भरोसे के लायक है। किस विधि से आपने आंकड़े इकट्ठा किए उस पर डिपेंड करता है कि वो आंकड़े कितने विश्वसनीय होंगे। तीसरा, सूचकों तथा गणकों में पक्षपात की भावना, ठीक है। आप भाई ये भी देखना है, अगर आप पक्षपात करके आंकड़े लेके आए हो तो वो आंकड़े कम भरोसे लायक होंगे, और अगर बिना पक्षपात के आप आंकड़े लाए हो तो वो आंकड़े ज्यादा भरोसे के लायक होंगे, ठीक है। अगली बात देखो जरा क्या है, जो आपका एनुमिनेटर था, जो आंकड़े लेने गया था, वो कितना प्रशिक्षित था, आपने प्रगणकों को मतलब एनुमिनेटर को कितनी ट्रेनिंग दे रखी है। अगर आपका एनुमिनेटर जो आंकड़े लेने गया है वो ट्रेंड है, वो प्रशिक्षित व्यक्ति है, तो वो आंकड़े भी कैसे लाया होगा, शुद्ध आंकड़े लाया होगा, तो आप आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा कर पाओगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए क्या था ये, कि जब आप प्रतिदर्श विधि से आंकड़े लाते हो तो उसकी विश्वसनीयता किन बातों पर निर्भर करती है। अगर प्रतिदर्श मतलब जो आपने प्रतिदर्श चुना वो छोटा है तो कम भरोसा, बड़ा प्रतिदर्श चुना तो ज्यादा भरोसा, ठीक है। किस विधि से है, सपोज करो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत विधि है तो ज्यादा भरोसा, कोई और विधि है, द्वितीयक आंकड़े हैं, या आपने मान लो आपने प्रश्नावली मेल कर दी तो कम भरोसा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सूचना तथा प्रगणकों में पक्षपात की भावना। आपने आंकड़े इकट्ठा करते हुए पक्षपात तो नहीं किया, अगर पक्षपात किया तो सूचना पर कम भरोसा कर पाएंगे हम, और पक्षपात नहीं किया तो सूचना ज्यादा विश्वसनीय और भरोसे लायक होगा। उसके बाद जो आपने गणक भेजे थे, जो आपने एनुमिनेटर भेजे थे, मतलब आंकड़े इकट्ठा करने के जो लोग आपने भेजे थे, अगर वो ट्रेंड हैं तो भैया आप ज्यादा भरोसा करोगे सूचना पर, ट्रेंड नहीं है तो आप कम भरोसा करोगे। चलो जी, वेरी इंपॉर्टेंट, जनगणना तथा प्रतिदर्श विधि में मुख्य अंतर क्या है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो और फिर मैं आपको अंतर समझाता हूं। पहले इस पेज को कर लो, अब इसको कर लो, इसको भी कर लो, ठीक है। ध्यान दो,
भाई सबसे पहले तो मीनिंग बताओगे। जनगणना विधि में सभी मदों से आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। प्रतिदर्श विधि में कुछ प्रतिदर्श चुना जाता है और बस उन प्रतिदर्श से बस उन्हीं लोगों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ये बात डन है सबको। दूसरा, क्षेत्र। जनगणना विधि कब लगानी चाहिए? जब क्षेत्र हो छोटा। और प्रतिदर्श विधि कब लगानी चाहिए? जब क्षेत्र हो बड़ा। तीसरा, उपयुक्तता, सुटेबिलिटी। देखो भैया, अगर आप जनगणना विधि उस अनुसंधान के लिए अधिक उपयुक्त है जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित है। उपयुक्त कहां है? क्षेत्र सीमित है तो जनगणना विधि उपयुक्त है, क्षेत्र बड़ा है तो फिर जो है प्रतिदर्श विधि उपयुक्त है। शुद्धता, भाई जनगणना विधि से जो सूचना मिलती है वो अधिक शुद्ध होती है, एक्यूरेट, और जो प्रतिदर्श से मिलती है वो कम शुद्ध होती है क्योंकि आपने सबसे बात नहीं की है। लागत, आप बताओ, जनगणना विधि ज्यादा खर्चीली विधि है और प्रतिदर्श विधि कम खर्चीली है क्योंकि जनगणना में आपने सबसे सूचना इकट्ठा की थी, प्रतिदर्श में आपने कुछ लोगों से पूछा है। समय बताओ किस में ज्यादा लगेगा? जनगणना में ज्यादा समय लगेगा और प्रतिदर्श में कम। मदों का स्वरूप, नेचर ऑफ आइटम, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सभी मदें एक जैसी हैं, अगर सभी मदें कैसी है? एक जैसी, ठीक है, तो आप क्या करिए, समरूप मदों में लगा लीजिए प्रतिदर्श विधि। जैसे आपकी बॉडी में जो ब्लड दौड़ रहा है सारा एक जैसा है, तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? सैंपलिंग मेथड लगाता है ना, सेंसस तो नहीं लगाता। जनगणना से आपकी बॉडी का सारा ब्लड तो नहीं निकाल लेता ना, थोड़ा सा बॉडी से सैंपल लेता है ब्लड का। समझ गए मेरी बात? तो अगर समग्र समरूप है, अगर सारी मदें एक जैसी है तो आप सैंपलिंग मेथड मतलब प्रतिदर्श विधि लगा लीजिए। लेकिन अगर मदें अलग अलग है, अलग अलग विशेषताओं की मदें हैं, तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए? अगर विशेषताएं अलग अलग है सभी आंकड़ों में तो फिर आपको जो है वहां पे जनगणना विधि लगानी चाहिए। जैसे मम्मी जब कभी चावल खरीदने जाती है तो मम्मी चावल कैसे चेक करती है? मान लो एक 50 किलो का चावल का कट्टा रखा है और आपको चावल लेना है और चेक करना है, तो आप क्या करोगे? पता है आपको पूरे कट्टे में एक जैसा चावल है तो आप थोड़ा सा निकाल के सैंपल बना के चेक कर लोगे, है ना। अगर मदें एक जैसी है तो क्या लगा दीजिए? तो लगा दीजिए सैंपलिंग मेथड मतलब कि प्रतिदर्श विधि। और अगर मदें अलग अलग है तो आप लगा दीजिए जनगणना विधि। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो दोनों में अंतर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का पेपर में आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। बड़े एरिया में जनगणना, सॉरी प्रतिदर्श, छोटे एरिया में जनगणना। उपयुक्तता, अगर एरिया, भी मैंने बता दिया, अगर एरिया बड़ा है तो प्रतिदर्श उपयुक्त है, एरिया छोटा है तो जनगणना। शुद्धता, वही प्रतिदर्श जो है वो कम शुद्ध होता है, जनगणना ज्यादा शुद्ध होता है। लागत, जो जनगणना विधि है उसमें ज्यादा खर्चा आएगा, प्रतिदर्श में कम खर्चा आएगा। समय, जनगणना विधि में ज्यादा समय लगेगा, प्रतिदर्श विधि में कम। और मदों का स्वरूप, अगर सभी मदें एक जैसी है तो प्रतिदर्श विधि और सभी मदें अलग अलग है तो जनगणना विधि। आ जाओ बच्चों इधर। बच्चों ये थोड़ा सा आपको NSSO पे आपको नोट्स पढ़ना है, जरूर पढ़ लेना। NSSO फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये देख लो आप, भारतीय की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO। बेटा NSSO स्टेब्लिश हुआ था 1950 में, आपको पता होना चाहिए। NSSO फुल फॉर्म मैंने बता दिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इसका नाम बदल के अब NSO कर दिया गया है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, उसके अलावा बेटा आपको पता होना चाहिए भारत में पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस 1881 में हुई थी, आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हर 10-10 साल के बाद, कितने साल बाद बच्चे? हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है भारत में। ठीक है, जो आखिरी जनगणना थी भारत में वो 2011-12 में की गई थी और इसके बाद होनी कब थी? तो 2021-22 में होनी थी, लेकिन सरकार ने कोरोना के कारण देखिए जनगणना नहीं करवाई और अभी सरकार ने 2026 के लिए बोला है कि 2026 में हम जनगणना दोबारा से करवाएंगे। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं कुछ। NSSO का फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, बना कब? 1950 में। नाम बदल के अब क्या हो गया? NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस इसका नाम है। उसके अलावा भारत में सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? तो 1881 में। कितने कितने सालों में होता है सेंसस? तो 10-10 सालों में होता है। आखिरी बार कब हुआ था? 2011-12 में हुआ था। ठीक है, आप ये इंफॉर्मेशन नोट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें और उसके अलावा आप ये सारा पढ़ लें। जब सेंसस होता है तो रोजगार, शिक्षा, मातृ शिशु
देखभाल दर, ठीक है, सार्वजनिक वितरण विभाग, मतलब एनएसएसओ जब सर्वे करवाता है तो बहुत सारे मुद्दों पे, जब जनगणना होती है तो बहुत सारे मुद्दों पे जो है हमारे देश को सूचना मिलती है। तो आप एनएसएसओ के बारे में इतना सा जरूर पढ़ लें, एक शॉर्ट नोट के टाइप में, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जिनको रिक्वायरमेंट है हिंदी मीडियम में, और बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला चैप्टर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप क्लास 11th में आप हम लोगों से न्यूज जुड़े हैं, तो आप बेफिक्र रहें। आपका जब डेट शीट आएगा तो उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा पहुंचाते रहें। जय श्री राम, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।